आज हम बात करेंगे जाति व्यवस्था के प्रकारों की, फंक्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कैसा भी क्यों न हो, इतना निश्चित है कि जाति व्यवस्था ने व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उन्हीं की वजह से ये संस्था अपने अस्तित्व को लंबे समय तक, दीर्घ काल तक बना के रखने में सक्षम हुई है, सफल हुई है। प्रकार्यवादी भी यही मानते हैं कि किसी भी इकाई की लंबे समय तक उसके अस्तित्व का कारण उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले उपयोगी कार्य होते हैं। तो आज हम जाति व्यवस्था के उन प्रकारों की बात करेंगे जिनकी समाज के लिए कोई उपयोगिता रही है। पहला जो प्रकार्य है, इसमें जैसे हटन की भी बात करें, कास्ट इन इंडिया में हटन ने भी जाति व्यवस्था के कुछ प्रकार्य बताए हैं और उन्होंने उनको 3 भागों में बांटा है। एक तो व्यक्तिगत जीवन में जाति के प्रकार्य, एक समुदाय के लिए जाति के प्रकार्य और एक समाज और राष्ट्र के लिए जाति के कार्य। तो पहले हम हटन के हिसाब से बात करें, व्यक्तिगत जीवन में जाति के कौन कौन से कार्य हैं उनकी चर्चा हम करें। J.H. हटन, पुस्तक का नाम है कास्ट इन इंडिया। हटन ये कहते हैं कि जाति ने व्यक्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया है। उनमें से पहला है कि जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर ही व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति प्रदान करती है कि व्यक्ति की जाति उसके जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। तो जाति की उसके पूर्वजों की जो पहले हैसियत थी वही हैसियत नव आगंतुक सदस्य की होगी। तो इससे जो भी व्यवहार संबंधी नियम थे उनका उसको पालन करना अनिवार्य होता है। व्यक्ति उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपत्ति हो, निर्धनता, सफलता, असफलता, व्यक्तिगत गुण दोष आदि इस स्थिति से वंचित नहीं कर सकते। तो जाति की जो स्थितियां, जाति के साथ जो कुछ जुड़ी हुई थी विशेषताएं, वही विशेषताएं उसकी स्वयं की हो जाती हैं। उसको एक हैसियत मिल जाती है, किसी तरह की चिंता उसको नहीं रहती। जाति अपने सदस्यों के लिए वैवाहिक समूहों का निर्धारण करती है। विवाह जाति में ही स्वीकृत है, इसलिए विवाह की चिंता से भी वह मुक्त हो जाता है। तीसरी, प्रत्येक जाति का एक निर्धारित व्यवसाय होता है, तो व्यवसाय की चिंता से मुक्त हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय करने से कुशलता, क्षमता, विशेषज्ञता भी उसमें आ जाती है। जाति व्यक्ति के व्यवहारों को भी नियंत्रित करती है कि जो लोग जिस तरह से पहले व्यवहार करते हैं वैसे ही उसको व्यवहार करने हैं। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। व्यवसाय की, विवाह की, उसकी हैसियत की सारी चिंताओं से मुक्त करके उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जाति के माध्यम से व्यक्ति के आजीवन सभी आवश्यक कार्यों की पूर्ति होती रहती है। निम्न से निम्न समझे जाने वाले कार्य से लेके उच्च से उच्च हैसियत का कार्य समझे जाने वाले सभी कार्यों को करने वाले लोग इस व्यवस्था से उपलब्ध हो जाते हैं। तो सभी प्रकार के कार्यों को करने वाले लोग इससे मिल जाते हैं। और जाति व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करती है। तो ये थे व्यक्ति के जीवन में जाति के कार्य। हम बात करें हटन के हिसाब से जो दूसरा वर्गीकरण उन्होंने किया है, जाति के समुदाय के लिए कार्य। समुदाय के लिए जाति क्या कार्य करती है? सबसे पहला कार्य समुदाय के लिए यही है कि जातियों में संस्तरणात्मक व्यवस्था होती है, स्तरीकरण का क्रम पाया जाता है। प्रत्येक जाति दूसरी जाति से ऊंचे या नीचे के क्रम में स्वयं को व्यवस्थित पाती है। सभी जातियां इसको स्वीकार करती हैं
तो सारी जातियां एक दूसरे की विरोधी ना रहकर एक दूसरे की सहयोगी इस व्यवस्था में हो जाती हैं। जहाँ जिसको जो स्थान मिला हुआ उस स्थान को वो स्वीकृत करती हैं। तो पहला कार्य तो ये है कि जातियाँ आपसी संघर्ष से मुक्ति प्रदान करती हैं। दूसरा कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई होती हैं। तो जातियां एक दूसरे के संदर्भ में देखें तो जाति के भीतर एकता में वृद्धि करती हैं और सभी जाति के सदस्य अपनी जाति के सदस्यों की सहायता करना उसका परम कर्तव्य समझते हैं, पवित्र कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए जैसे धर्मशालाएं बनाना, पेयजल की व्यवस्था करना, औषधालय बनाना, इस तरह के जातीय कार्य भी इस तरह के सामाजिक कार्य भी जातियों के द्वारा किए जाते हैं। तीसरी जो उन्होंने बात बताई है कि धार्मिक क्षेत्र में लोगों को जीवन पर जाति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। जाति है वो नैतिक आदर्शों अथवा जनमत के झुकाव के अनुसार कार्य करती है। चौथा था जाति व्यवस्था के अंतर्गत अंतर विवाह पद्धति के परिणाम स्वरूप प्रजनन की शुद्धता बनी रहती है, वंशानुसंक्रमणीय दोष नहीं आते हैं। तो ये थे जाति के समुदाय के लिए कार्य। तीसरा जो हटन ने बताया है वो है संपूर्ण राष्ट्र के लिए जाति के कार्य कि जातियों ने विभिन्न समूहों को एकता के सूत्र में बांधने के दृष्टिकोण से राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। जाति व्यवस्था ने एक दूसरे का सहयोग भी किया है और एक स्थिर बहु समाज की स्थापना की है। दूसरी जो विशेषता है जाति की कि राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योग दिया है। जब जब भी विदेशी आक्रमण हुए और उन लोगों ने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ पर महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए। जिस किसी देश में विदेशी आक्रमण हुआ वहाँ पे शकों ने, हूणों ने, मंगोलों ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो उन समाजों में राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव किए, लेकिन भारत इसका अपवाद रहा और उसका कारण यहाँ की जो कठोर जाति व्यवस्था थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता और उदारता के लिए भी जाति व्यवस्था उत्तरदायी रही है। जाति व्यवस्था हिंदू समाज के सदस्यों को दायित्व निर्वहन और कर्तव्य पालन के लिए प्रेरणा प्रदान करती रही है। पांचवा है जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज में विभिन्न कार्यों के संपादन की उचित व्यवस्था की गई। तो सभी प्रकार के कार्य सफाई से लेकर पढ़ाई तक करने वाले लोग मिले, इससे समाज में एकता बनी रही, समाज में किसी तरह का विखंडन नहीं रहा। एक प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता की स्थिति जाति व्यवस्था ने उत्पन्न की है। तो ये तो थे जाति व्यवस्था के प्रकार्य या लाभ। अब है जाति व्यवस्था की हानियाँ। जे.एच. हटन ने जाति व्यवस्था के हानियों की चर्चा भी की है। सबसे पहली जो हानि जिसकी जो दिखाई देती है वो निम्न जातियों का शोषण और उस शोषण की वजह से धर्म परिवर्तन जाति व्यवस्था की ये बड़ी नुकसान रहा हिंदू सामाजिक व्यवस्था के लिए। दूसरा, जाति व्यवस्था अनटचेबिलिटी के लिए, अस्पृश्यता के लिए उत्तरदायी रही। ऊंच नीच की भावना अत्यधिक रही और उसमें अंत्यज या अंतिम छोर के लोगों को अस्पृश्य समझा गया, जो कि अमानवीय व्यवहार रहा जाति व्यवस्था का। तीसरा, सामाजिक समस्याओं के लिए भी जाति व्यवस्था उत्तरदायी रही। प्रत्येक जाति के लोग अपनी जाति के लोगों के हित के लिए कार्य करने लग गए, जिससे अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं रही। समाज का हजारों स्वार्थ समूहों में विभाजन हो गया। लोग अपनी अपनी जाति के हित के लिए काम करने लग गए। पक्षपात, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये भी जाति व्यवस्था की देन रही। पांचवी जो हानि रही, अकर्मण्यता एवं भाग्यवाद की पोषक, कि जब प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय था, जाति को बदला नहीं जा सकता, जो जातीय हैसियत थी
निम्न या उच्च है वो वैसी की वैसी लगातार रहेगी। इस वजह से लोग अकर्मण्य हो गए और सब कुछ भाग्य के भरोसे लोगों ने छोड़ दिया, तो गतिशीलता में कमी आई। छठा, आर्थिक विकास में बाधक, कि जो हैसियत है वही रहनी है तो लोगों ने प्रयास करने छोड़ दिए। सातवां जो नुकसान था वो औद्योगिक संस्थानों में संघर्षपूर्ण समूहों का निर्माण। औद्योगिक संस्थानों में विभिन्न जातियों के लोग अर्थार्जन के लिए सम्मिलित हुए, तो वो अपने अपने जातियों के आधार पर उन्होंने समूह बनाए और एक दूसरे से संघर्ष में वो लग गए। सत्ता संघर्ष भी रहा। राष्ट्रीयता के विकास में बाधक, लोग अपने अपने जातीय हितों के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए तो राष्ट्रीयता का तत्व या राष्ट्रीयता का भाव विकसित नहीं हो पाया। नवां और अंतिम है प्रजातंत्र के लिए गंभीर चुनौती। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो सहिष्णुता, समानता और भ्रातृत्व भाव पर टिके हुए रहते हैं और जाति इनके विरुद्ध काम करती है। जाति असमानता पर आधारित है, जाति असहिष्णुता पर आधारित है, जाति अभ्रातृत्व भाव पर आधारित है। प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, अपनी ही जाति के सदस्यों को अपने समान और अपनी ही जाति के प्रति लोगों के प्रति सहिष्णु और उन्हीं के प्रति भाईचारे के भाव रखता है। दूसरी जातियों के प्रति वह इस तरह का भाव नहीं रखता। तो जो प्रजातंत्र के मुख्य आधार स्तंभ हैं उन्हीं का उल्लंघन जाति के अंतर्गत होता है। तो ये बात थी जाति की हानियों के संदर्भ में। एम.एन. श्रीनिवास ने जो जातीय संघर्ष पाए जाते हैं उन जातीय संघर्षों के आधार पर एक अवधारणा दी जिसको उन्होंने प्रभु जाति कहा, डोमिनेंट कास्ट कहा। डोमिनेंट कास्ट संख्या बल पे, सत्ता के आधार पर, आर्थिक हैसियत के आधार पर, उच्चता के भाव के आधार पर दूसरी जातियों को दबाने में सफल हुआ। तो ये भी प्रजातंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती देखने को मिली। और इसी जाति की जो डोमिनेंट कास्ट की बात है और प्रत्येक जाति का सदस्य अपने जाति के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के भाव रखता है, आगे चलकर यही भावना जातीयता या जातिवाद या कास्टिज्म के भाव का शिकार रहा, का आधार रहा। और ये जातिवाद राष्ट्रीय एकता, प्रजातंत्र के लिए गंभीर चुनौती के रूप में भारतीय समाज में आज व्याप्त है। तो ये थे जाति की उत्पत्ति, जाति के प्रकार्य और जाति की हानियों के संदर्भ में बात। अभी तक हमने इस प्रश्न पत्र में जाति से संबंधित 2 अध्यायों की चर्चा की है। एक हमने बात करी है जाति का अर्थ क्या है और जाति की विशेषताएं क्या है, जिसमें विशेषकर गोविंद सदाशिव घुरिये की पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन की हमने बात करी है। और उसमें जो जाति के उन्होंने विशेषताएं बताई, 6 विशेषताएं बताई, उनकी हमने चर्चा की। दूसरे अध्याय में हमने बात करी कि जाति की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं। ब्लंट ने अपनी पुस्तक में जाति की उत्पत्ति के जिन 8 सिद्धांतों की चर्चा की है, संक्षेप में हमने उनकी बात की। और इसके अतिरिक्त हमने बात की कि जाति कितनी लाभदायक है, क्या उसके कार्य हैं, और हट्टन की बात अपन ने करी थी, व्यक्ति के जीवन में, समुदाय के जीवन में, राष्ट्र के लिए जाति के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, और फिर जाति की क्या हानियां हैं। प्रभु जाति और जातिवाद का भी संक्षिप्त चर्चा हमने इस अध्याय में की। अगली जो हमारा वर्चुअल लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जाति में क्या किसी प्रकार का कोई बदलाव हो रहा है, क्या जाति व्यवस्था की गतिशीलता की, जाति व्यवस्था में परिवर्तन की चर्चा हम करेंगे। डायनेमिक्स इन कास्ट सिस्टम की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।